नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए 20 ऐसी खबरें जो करंट अफेयर में आखिर पूछी जाती है, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वो 20 खबरें आपको फटाफट में बताता हूं। सबसे पहली जो खबर है वो है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में चेंज हुए हैं। और राजस्थान के पहले अकील कुरैशी मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट के, और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है वो है एस शिंदे को वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एस शिंदे का पूरा नाम है संभाजी शिवाजी शिंदे, याद रख लेना, संभाजी शिवाजी शिंदे। तो इनको राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। संभाजी शिवाजी शिंदे ये महाराष्ट्र के हैं और इनको राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मैं बता रहा था कि इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे अकील कुरैशी थे, वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके बाद में एम श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और वर्तमान में संभाजी शिवाजी शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। पहली खबर। दूसरी खबर को हम देखें तो दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण है वो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो एक पुरस्कार मिला है, अणुव्रत पुरस्कार मिला है, जो मानवता की सेवा के लिए दिया जाता है, मानवीय मूल्यों के लिए दिया जाता है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो सादगी के लिए प्रसिद्ध थे, तो उनको अणुव्रत पुरस्कार मिला है। और आप सबको पता होना चाहिए कि अणुव्रत आंदोलन जो था आचार्य तुलसी द्वारा चलाया गया था और इसीलिए मनमोहन सिंह जी को पुरस्कार मिला है, अणुव्रत पुरस्कार। तीसरी जो खबर आपको ध्यान में रखने वाली है वो आ रही है फ्रांस के कान फिल्म महोत्सव से, और वहां भारत की 11 सदस्यीय टीम भेजी गई थी और उस टीम का जो नेतृत्व किया गया था वो थे राजस्थान के महत्वपूर्ण पोप संगीतकार, पोप गायक मामे खान। याद रख लेना, नाम आपसे पूछा जा सकता है। मामे खान काफी प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर के हैं मामे खान। तो उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, या रेड कारपेट जहां बोलते हैं। तो रेड कारपेट में 11 सदस्य गए थे, प्रसिद्ध व्यक्ति गए थे, उसमें इनमें नेतृत्व सौंपा गया था। मामे खान कहां के हैं? ये जैसलमेर के हैं और राजस्थान में पोप गायकी, जैसलमेर से संबंधित बहुत सारे गीत गाते गायक है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है मामे खान का संबंध किससे है? गायन कला से है, राजस्थान के जैसलमेर से है। और वर्तमान में ये प्रसिद्ध क्यों हुए? ये फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल में मुख्य रूप से इन्होंने नेतृत्व भारत के सदस्यों का किया था। तो तीसरी जो खबर थी वो है। चौथी हम खबर को फटाफट देखें तो चौथी खबर जो आ रही है वो आई है, अभी फोर्ब्स ने एशिया की जो बड़े व्यक्ति है, जो पैसे वाले व्यक्ति है, फोर्ब्स सूची जो जारी करती है, इसमें मिलेनियम लोगों की सूची जारी करती है, उसमें एशिया की जो सूची है, एशिया 30 की जो सूची है, उसमें राजस्थान की एक महिला शामिल हुई है और उस महिला का नाम याद रखना है सेली गर्ग। सेली गर्ग जो है, सेली गर्ग है वो एशिया की उस फोर्ब्स सूची में शामिल है। सेली गर्ग ये राजस्थान के अजमेर की नसीराबाद से है सेली गर्ग, और यहां से बाद में कैलिफोर्निया चली गई और कैलिफोर्निया में वो वर्तमान में कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई की एक कंपनी चलाती है। और इनकी बात की जाए तो इनकी 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। तो टॉप 30 सक्सेसफुल लोगों में, एशिया के जो टॉप 30 सक्सेसफुल लोग हैं उनमें इनका नाम शामिल किया गया है। तो ये व्यक्तित्व कौन है? सेली गर्ग। कहां से है? नसीराबाद से। इसको आपने को याद रखना है, नसीराबाद। अगली जो खबर की मैं बात करूं, अगली जो अपने करंट अफेयर में महत्वपूर्ण है वो आप देखोगे तो वो खबर है राजस्थान में एक और जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उसको अपने को याद रखना है, और उस टाइगर रिजर्व का नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये भारत में देखे तो 52वां टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान में देखे तो आप सबको पता है चौथा टाइगर रिजर्व है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बूंदी में। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो भीलवाड़ा में भी पड़ेगा। तो टाइगर रिजर्व चौथा राजस्थान में कौन सा बना है? ये इसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, और ये बूंदी में, कुछ हिस्सा भीलवाड़ा में है। और इसका क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 1501 वर्ग किलोमीटर। तो 1501 सेकंड नंबर का आता है टाइगर रिजर्व की श्रेणी में। तो चौथा अभ्यारण्य यहां घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अब वर्तमान में देखें तो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए। अगली मैं बात करूं तो अगली बात होगी, अगली जो खबर है वो है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं एक व्यक्ति, पूर्व
वित्त सचिव रह चुके हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार आप तस्वीर देख रहे हो, राजीव कुमार ने 25वें मुख्य निर्वाचन आयोग का पदभार ग्रहण संभाला। और इससे पहले आप सबको पता है सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब वर्तमान में चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो राजीव कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बनाए गए हैं वो है राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, जिन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान ग्रहण किया है। अगली जो खबर महत्वपूर्ण है वो आप देखोगे तो वो है इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति को संत की उपाधि दी गई है वेटिकन सिटी से। और उन व्यक्ति का नाम जो है वो आप अपने को याद रखना है, उनका नाम है देव सहायम पिल्लई। देव सहायम पिल्लई 18वीं शताब्दी के महान संत थे, जिन्होंने समाज सेवा में अपना योगदान दिया था। पहले हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ, उसके बाद में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। देव सहाय पिल्लई को पहली बार भारतीय शख्स ऐसे हैं जिन्होंने पोप फ्रांसिस जो पोप है उन्होंने संत की उपाधि दी है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो भारत के इतिहास में भारतीय रहे हैं। तो नाम याद रखना है, देव सहाय पिल्लई वो व्यक्ति है। अगली मैं बात करूं तो अगली बात करते हैं एक और व्यक्ति की, एक और महिला की, जिनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक ऐसी पहली महिला है, कैप्टन अभिलाषा बराक ऐसी पहली महिला है जो भारतीय सेना में पहली कॉम्बैट एविएटर बनाया गया। कॉम्बैट एविएटर का मतलब ये होता है कि फाइटर प्लेन चलाने वाली, फाइटर प्लेन जो चलाती है, फाइटर हेलीकॉप्टर हो या फाइटर प्लेन जो हो, तो उनको चलाने वाली पहली महिला जो बनी है वो है हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक। याद रखने वाली बात है, पहली महिला जो कॉम्बैट एविएटर बनी है और उनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। अगली जो बात करने वाले हैं, अगली जो खबर है वो है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल, आप सबको पता है दिल्ली में उपराज्यपाल बैठते हैं, तो दिल्ली में उपराज्यपाल किनको बनाया गया है, वो है विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया। इससे पहले अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे और वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना, जहां तस्वीर आप देख रहे हो, विनय कुमार सक्सेना को उपराज्यपाल बनाया गया। अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद में इनको विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे करंट अफेयर में देखें तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आप सबको पता है प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तीसरा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और तीसरे उपाध्यक्ष का नाम आप देखोगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी आप याद रखना, ये कोई औरत नहीं है, पुरुष है, सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले आप बात करें तो राजीव कुमार थे, उससे पहले सबसे पहले थे अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था, उसके बाद में राजीव कुमार बने और वर्तमान में देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। मोस्ट चीज आपको याद रखनी है करंट अफेयर में, सुमन के बेरी। इसके अलावा बात करें हम तो अगली बात को हम देखें तो वो है विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव का पद संभाला है। भारत में वर्तमान में विदेश सचिव है उनका पद दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा। याद रख लेना, विनय मोहन क्वात्रा। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, तो इनका उत्तर होगा विनय मोहन क्वात्रा, जिन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जो थे उनकी जगह पदभार ग्रहण किया था। IFS थे पहले और उसके बाद में वर्तमान में विदेश सचिव बनाए गए हैं भारत के। हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह वर्तमान में कौन हो गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव बनाया गया। अगली जो खबर महत्वपूर्ण अपने वाली याद रखने वाली बात है वो है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो किनको बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो है मनोज सोनी को बनाया गया है। मनोज सोनी गुजरात से रिलेटेड है, मनोज सोनी, तो उनको ये वर्तमान में इससे पहले UPSC के सदस्य थे और उन्हीं को डॉक्टर मनोज सोनी को ही वर्तमान में चेयरमैन बना दिया गया है। इनकी आपको नियुक्ति है 6 साल या 65 साल जो भी हो उसके लिए होती है। तो वर्तमान में जो UPSC के अध्यक्ष है वो है मनोज सोनी। मनोज सोनी को UPSC का चेयरमैन बनाया गया। अगली जो बात करें
तो भारत की जो सेनाएं हैं, सेनाओं में बात करें तो मनोज पांडे की मैं बात करूं तो जनरल मनोज पांडे को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज पांडे कौन है? थल सेना के अध्यक्ष बनाया गया है। टॉप लीडर रहे हैं मनोज पांडे, टॉप मिलिट्री रैंक संभालने वाले प्रथम इंजीनियर है, पहले इंजीनियर थे। इस पद को संभालने से पहले आपको पता है कि थल सेना प्रमुख थे मुकुंद नरवणे। तो मुकुंद नरवणे की जगह जो थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है जनरल मनोज पांडे। इसके अलावा आप वायुसेना की मैं बात करूं तो वायुसेना में विवेक राम चौधरी, वायुसेना की बात करूं तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विवेक राम चौधरी। ये भी याद रखना, विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख है। वी.आर. चौधरी भी लिखा आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं है, वी.आर. चौधरी। तो वी.आर. चौधरी वायुसेना प्रमुख है। साथ ही यदि नेवी की मैं बात करूं तो आर हरिकुमार जो है, आर हरिकुमार, ये तो वायुसेना के हो गए, और आर हरिकुमार जो है वो है नेवी प्रमुख है अपने। तो तीनों को याद रखना, आर हरिकुमार नेवी से, वायुसेना से विवेक राम चौधरी है, और वर्तमान में थल सेना का जो अध्यक्ष है मनोज पांडे को बनाया गया है। अगली मैं बात करूं, अगली जो बात है, जो मोस्ट खबर है वो है भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो किनको बनाया गया है? अजय कुमार सूद को विजय राघवन की जगह 3 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। प्रधानमंत्री का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसको बनाया गया है? देखो ध्यान से समझना आप, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य रहे अजय कुमार सूद को प्रसिद्ध जीव विज्ञानी विजय राघवन की जगह लेने के लिए 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सूद की सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो अजय कुमार सूद जो है वो वर्तमान में वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं, जो समय समय पर विज्ञान से संबंधित सलाहें जो है वो देते हैं। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसको बनाया गया है? अजय कुमार सूद को। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो अपने को याद रखने वाली है। अभी वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 मई को एक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, और उस सम्मेलन का थीम क्या था? भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 26 मई को तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहां हुआ? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन स्टार्ट हुआ 2022, और ये पहला सम्मेलन ऐसा था जो महिलाओं का सम्मेलन था, जिसमें पूरे देश के विधायक, जो महिला विधायक थी वो आई, संसद सदस्य आई। और ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि वर्तमान में भारत में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इसी की श्रृंखला में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन केरला में किया गया। अगली जो बात मैं करने वाला हूं, अगली बात जो है वो है जम्मू कश्मीर के परिसीमन से संबंधित। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की सिफारिशें आ गई है, और परिसीमन आयोग की सिफारिशों ने उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की 83 सीट थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 90 सीट कर दी गई है। और इसमें जो परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर का था, इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। याद रख लेना आप, रंजना प्रसाद देसाई जो है वो न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई जो सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, उन्होंने की थी। और वर्तमान में इस विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? 90 में भी आपको ध्यान रखना है, जम्मू में अब 43 सीटें और कश्मीर में अब 47। तो 43 प्लस 47 करनी है, 43 प्लस 47 तो कितनी हुई? 90 सीटें। पहले 83 थी तो 83 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 90 सीटें। याद रखना, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित हुआ था, और उसी की रिपोर्ट पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। अंत में हम देखते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान में रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है, और रूस यूक्रेन विवाद की वजह से जो UNHRC है उसमें से रूस को निकाल दिया गया है। आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि रूस के निकाले जाने से उसकी खाली सीट पर किस सदस्य को सदस्यता दी गई? तो UNHRC में चेक गणराज्य ने रूस
की जगह ली है। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस को निकाल दिया गया था। अगली जो बात है वो है क्वाड सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना क्वाड सम्मेलन हुआ था टोक्यो में अभी 24 मई 2022 को। तो टोक्यो 24 मई 2022 को क्वाड सम्मेलन हुआ था। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसमें भारत भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। तो चारों देशों ने एक मंच बनाया था जिसको बोलते हैं क्वाड, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म देखें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। इसका प्रमुख उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, जिसको मानता है चीन मानता है कि ये मेरे विरोध, मुझे दबाने के लिए संगठन की स्थापना हुई। तो इसका सम्मेलन हुआ था वर्तमान में टोक्यो में, जहां नरेंद्र मोदी भी थे, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे वो भी आए थे। भारत के प्रधानमंत्री की मैंने बात की, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथो अल्बानीज याद रख लेना, एंथोनी अल्बानीज जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। साथ ही जापान के प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा। ये फूमियो किशिदा है। तो 4 व्यक्ति, 1, 2, 3 और 4 व्यक्ति, महत्वपूर्ण 4 व्यक्तियों ने, 4 देशों ने इसमें भाग लिया था। क्वाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जापान के प्रधानमंत्री, वापस बता दूं, फूमियो किशिदा, याद रख लेना फूमियो किशिदा। पूछा जा सकता है फूमियो किशिदा, क्योंकि जापान में बहुत बार प्रधानमंत्री अभी जल्दी चेंज हुई है। तो फूमियो किशिदा जापान के हैं। इसके अलावा जो बाइडेन से आपको पता ही है। एंथोनी अल्बानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो चारों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने क्वाड, जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, तो इसकी बैठक में भाग लिया। और इसकी बैठक हुई थी 24 मई 2022 को टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके अलावा अगली जो बात को हम देखें तो अगली बात जो है, भारत में भी एक सम्मेलन हुआ था जो कि वैश्विक समस्याओं से रिलेटेड था, वैश्विक समस्याओं पर चिंतन मंथन के लिए, जिसको बोलते हैं रायसीना डायलॉग बोलते हैं। रायसीना हिल्स आपको पता है दिल्ली में, तो रायसीना डायलॉग्स बोलते हैं। तो रायसीना संवाद हुआ था दिल्ली में, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था, 25 अप्रैल 2022 को। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, इसका जो मुख्य अतिथि जो थे उनका नाम था, यूरोपियन संघ के अध्यक्ष है वर्तमान में उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये याद रख लेना, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये ईयू के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर इस रायसीना डायलॉग्स में भाग लिया था। तो रायसीना डायलॉग्स कहाँ, दिल्ली में हुआ। कब स्टार्टिंग हुआ इसकी, 25 अप्रैल को स्टार्टिंग हुई थी। 25, 26 और 27 3 दिवसीय ये था। और इसमें वैश्विक समस्याएं, चाहे आतंकवाद हो, पर्यावरण हो, चाहे ग्रीन हाउस गैसें हो, इस प्रकार के मुद्दे पर चर्चा होती है। और विभिन्न देशों के पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ सारे इसमें भाग लेते हैं। तो रायसीना डायलॉग्स काफी महत्वपूर्ण है अपने लिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो अंत में हम जो 20 खबरें मैं बता रहा था, 20 महत्वपूर्ण खबरें, तो अंतिम जो खबर है वो है 20 या 2020 की खबर है। आप सबको पता है कि आईपीएल हुआ था अभी 2022 में, और फाइनल खेला गया था गुजरात के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वहां। तो इस फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर जो खिताब जीता था वो था गुजरात टाइटंस पहली बार एक टीम के तौर पर शामिल हुई, और उसके बाद में आईपीएल को उन्होंने जीता था। तो ये भी अपने को याद रखना है, 2022 किसने जीता, गुजरात टाइटंस ने जीता। पहले 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था, आपको याद होना चाहिए। और इस श्रृंखला में जो फाइनल मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच दिया गया था हार्दिक पांडे को। बात करूं मैं ऑरेंज कप की, जो ऑरेंज कप का मतलब होता है, ऑरेंज कैप का मतलब होता है सबसे ज्यादा रन बनाने वाला। तो सर्वाधिक जो रन बनाने वाले थे वो थे जोन्स बटलर, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे जोन्स बटलर, उनको ऑरेंज कैप मिला। पर्पल के मतलब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है पर्पल कैप, वो थे युजवेंद्र चहल को दिया गया। इसी आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर, जो सबसे
उत्थानित कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसका उत्कर्ष वाले खिलाड़ी होते हैं, अमर्जिंग प्लेयर, उनका नाम था उमरान मलिक, याद रखना है आपको। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस आईपीएल में थे जोन्स बटलर, जिसको क्या मिला था, ऑरेंज कैप। तो सबसे वैल्यूएबल जो प्लेयर थे वो जोन्स बटलर थे। ऑरेंज कैप भी जोन्स बटलर को मिला, पर्पल कैप मिला था चहल को मिला था, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल थे उमरान मलिक। तो ये थी करंट अफेयर की 20 महत्वपूर्ण खबरें जिनको आपको पता होना चाहिए, और यहीं से सवाल निकल कर आते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। वीडियो उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एक नया वीडियो जिसमें फिर कुछ करंट अफेयर जो राजस्थान से रिलेटेड होगा उसको लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।